जाति जनगणना की कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन वापस आनी चाहिए, बैलेट पेपर वापस लाने की भी बात कर रहे हैं। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ। ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर एक टाइम क्लॉक लगा हुआ है जिसमें डेट एंड टाइम फीड की जाती है। जनगणना अगर होगी और साथ में अगर ईवीएम हट जाएगा और उस पर बैलेट पेपर वापस आएगा तो जनता जिसको जिताना चाहती है वही जीतेगा। कावड़ लेने जितने लोग जाते हैं जाति पूछ लेना, आपको पुजारियों के बच्चे नहीं मिलेंगे, नेताओं के बच्चे नहीं मिलेंगे, अफसरों के बच्चे नहीं मिलेंगे, स्वर्ण जाति के बच्चे नहीं मिलेंगे, सारे बच्चे दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग के मिलेंगे। जहां पे दंगे होते हैं उसका सर्वे कर लो तो उसमें स्वर्ण जाति के बच्चे नहीं मिलेंगे, पुजारियों के बच्चे नहीं मिलेंगे, अफसरों के बच्चे नहीं मिलेंगे, नेताओं के बच्चे नहीं मिलेंगे, सारे दलित पिछड़े आदिवासी मिलेंगे। हमारा ही शोषण कर रहा है, हमारे ही मुंह पे पेशाब कर रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है, हम विरोध कर रहे हैं तो हमारी हत्या हो रही है। तो जब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस ये सारे संगठन हमारे ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन नहीं करते तो फिर हमारे लोग धर्म की रक्षा का ठेका लेकर सबसे आगे क्यों चलते हैं भाई? आज बेहद चैलेंजिंग परिस्थितियां हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। हम लोग बात बहुजन समाज की कर रहे हैं, हम लोग बात बहुजन समाज बनाने की कर रहे हैं, हम लोग बात जाति जनगणना की कर रहे हैं और साथ ही साथ शैक्षणिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की कर रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम बात ये भी कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन वापस आनी चाहिए, हम लोग बैलेट पेपर वापस लाने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो चारों तरफ पूरे देश में जाकर इस बहुजन समाज को इकट्ठा करके उस हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जिन लोगों को हम सत्ता दे रहे हैं, जिन लोगों को हम शासन में पहुंचा रहे हैं, जिन लोगों को हम सांसद, विधायक और मंत्री बनने का मौका दे रहे हैं, क्या वो लोग वहां जाने के बाद संसद या विधानसभाओं में क्या वो समाज की सही मायने में नुमाइंदगी कर रहे हैं? क्या वो समाज के मुद्दों पर वहां चर्चा करते हैं? जब पूरा देश गरीब था, जब भारत आजाद हुआ तो बेहद गरीबी की हालत में था, लेकिन उस वक्त भारत में शिक्षा मुफ्त थी, कोई जितना भी पढ़ना चाहे पूरी पढ़ाई फ्री, और वजीफा भी इतना मिल जाता था कि वजीफे के पैसे से पूरी डिग्री करने के साथ साथ बाकी खर्चे भी निकल जाते थे। और आज जब भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है, आज भारत जब धीरे धीरे गरीबी से निकल के अमीरी की तरफ जा रहा है, तो भारत में गरीबी के टाइम पे शिक्षा मुफ्त थी और आर्थिक देश की स्थिति अच्छी हुई तो शिक्षा महंगी हो गई। मतलब मुफ्त तो दूर की बात है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि 99% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, 99% माइनॉरिटी के लोग, 98% ओबीसी के लोग और 75% जनरल कैटेगरी के भी लोग प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए या सामान्य डिग्री प्राप्त करने के लिए भी जितने खर्चे की जरूरत पड़ती है वो पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर है। और रही बात नौकरियों की, तो सारे सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बेच दी गई हैं, नौकरियां तो है नहीं ना तो राष्ट्रीयकरण जैसे पहले इंदिरा जी के टाइम पर जब देश के बैंक प्राइवेटाइज हुआ करते थे, इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेटाइज होती थी, उस वक्त इंदिरा जी के टाइम पे उनका राष्ट्रीयकरण हुआ। सारे प्राइवेट बैंक, सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, सारे भारत सरकार ने अपनी दिन ले ली और सैकड़ों की मात्रा में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बनाई, करोड़ों की मात्रा में नौकरियां निकली। लेकिन आज तो सारी नौकरियां ही खत्म कर दी, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह ठेके पे दे दिया। तो सवाल यह पैदा होता है, जब देश के सारे संसाधन बेचे जा रहे हैं, देश में शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, सारी नौकरियां ठेके पे दी जा रही हैं, आगे बढ़ने के अवसर खत्म किए जा रहे हैं,
क्या जब ये सब हो रहा है उस वक्त हमारे सांसद नहीं थे क्या संसद में? क्या हमारे विधायक और मंत्री नहीं थे? क्या देश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे? जब हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे तब तो सब कुछ मिल रहा था, और जब बहुजन समाज से मुख्यमंत्री बनने शुरू हो गए, जब समाज से लोग हक और अधिकार की बात करने लगे, जब समाज के लोग जाति जनगणना की बात करने लगे, जब समाज में से मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का आंदोलन चल गया और वो लागू हो भी गया, उसके बाद अवसर और बढ़ने चाहिए थे, करोड़ों लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी, पढ़ाई के क्षेत्र में समाज बहुत आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन हमारे इतने निकम्मे और नाकारा और नालायक, माफ कीजिएगा ऐसे शब्द यूज कर रहा हूं, ऐसे लोग हमारे संसद में, विधानसभाओं में पहुंचे जो अपने परिवार को मजबूत करने में लग गए और समाज कमजोर होता चला गया। तो ये धोखाधड़ी की किसने? औरों को कोसने से फायदा क्या होगा? जब घर का खुद का अपना आदमी ही घर को डुबाने पे लग जाए तो भाई दूसरों को दोष क्या दें? मतलब गरीब भारत में पढ़ाई फ्री और अमीर भारत में पढ़ाई खर्चीली, महंगी। गरीब भारत में नौकरियों के अवसर ज्यादा और अमीर भारत में नौकरियों के अवसर खत्म। गरीब भारत में समाज की आवाज उठाने वाले नेता मजबूत और अमीर भारत में गुलामी करने वाले दलित पिछड़े नेता ज्यादा। तो भाई दोष किसको दें? आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले लगातार 4 महीने तक ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का बनाकर, जिसमें मैं स्वयं था, प्रोफेसर रतनलाल थे, प्रोफेसर सूरज मंडल थे, बलराज मलिक थे, हमारी मिशन जय भीम की टीम और ये संगठन जितने इसकी टीम के लोग भी साथ रहते थे, भानु प्रताप सिंह थे, महमूद प्राचा थे। हम लोगों ने मिलकर ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, इस मांग को लेकर इतना मजबूत तरीके से काम किया। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा ने लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश का आंदोलन बना दिया। बनाया था कि नहीं बनाया था? क्या लोकसभा चुनाव से पहले सब जगह चर्चा नहीं हो रही थी कि भाई ईवीएम हटाने की बात चारों तरफ पूरे देश में चल रही है? लेकिन सच्चाई ये, सामाजिक लोग तो ईवीएम हटाने का आंदोलन चला रहे थे, लेकिन जिनको जिता के सत्ता देनी थी वो सारी महत्वपूर्ण पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या और दूसरी पार्टी, वो सारी की सारी पार्टी चुप रही। लेकिन ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर वापस लाने के आंदोलन में हमारे साथ वो लोग नहीं आए। और पूरे देश में शायद राजनीतिक व्यक्ति जो सिटिंग एमएलए, शायद पूरे भारत में मैं अकेला था जो ईवीएम हटाने की बात पूरे आंदोलन में मजबूती के साथ रख रहा था, पूरे भारत में। और इतना तो तब है जबकि 2015 का चुनाव लगभग 49,000 वोट से जीता और 2020 का चुनाव 56,108 वोट के अंतर से जीता। उसके बाद भी मुझे ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। फिर भी मैं ईवीएम हटा के बैलेट पेपर वापस लाने के आंदोलन में अपनी पूरी टीम के साथियों के साथ इसको जन आंदोलन हमने बनाया। हमारे यूट्यूबर साथियों ने पूरा सहयोग दिया, जितना बहुजन मीडिया है। और यहां तक हुआ भारत सरकार ने ऐसी साजिश की कि सारे यूट्यूबर्स पे बंदिश लगा दी, उनकी जो पैसा मिलता था उनके चैनल पे, उस पे बंदिश लगा दी, पैसा मिलना बंद हो गया। एक भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ नहीं आई। और आज मुझे खुशी है, 2 दिन पहले अभी तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम था कांग्रेस का, SC ST OBC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। मैं उस दिन उदयपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन में था, मैं यहाँ दिल्ली में शामिल नहीं हो पाया, रतनलाल जी शामिल हुए। उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक बौद्ध पक्के अम्बेडकरवादी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आवाज दी कि हम लोग पूरे देश में ईवीएम हटाना और बैलेट पेपर वापस लाने का आंदोलन चलाएंगे। अच्छी बात है,
लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब हम लोकसभा चुनाव से पहले इस आंदोलन को चला रहे थे, तब तुम लोग हमारे साथ अगर आ जाते तो आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, आज देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। क्योंकि आपकी वोट की चोरी ईवीएम से हो रही है, और ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर एक टाइम क्लॉक लगा हुआ, जिसमें डेट एंड टाइम फीड की जाती है। और हम बार बार अपने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पूछा इलेक्शन कमीशन इतना जवाब तो दे दे, इस मशीन के अंदर टाइम क्लॉक क्यों है जिसमें डेट और टाइम फीड की जाती है? वो तो नहीं बता रहे, पर मैं आपको बता रहा हूं, उसमें टाइम क्लॉक इसलिए है चूंकि वोट के दिन भी वोट डालने से पहले मॉक पोल कराया जाता है। सारी पार्टी के जो अंदर बूथ पर इंचार्ज बैठते हैं, उनसे वोट डलवाई जाती है कि तुम सब वोट डाल के देख लो मशीन ठीक काम कर रही है नहीं कर रही है। और जब वोट डाल के देख लेते हैं, कहते हैं जी हाँ ठीक काम कर रही है, फिर वोटिंग शुरू होती है। तो उसमें टाइमर इसलिए लगा है ताकि कितने तारीख को कितने बजे से कितने बजे के बीच में वोट की चोरी करनी है, ये पहले से ही निर्धारित रहता है। और जब मशीन में कैंडिडेट फाइल डाली जाती है, जब नॉमिनेशन विड्रॉवल की डेट खत्म हो जाती है और फाइनल पता लग जाता है कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन उम्मीदवार मैदान में बचे हैं, कितने पॉलिटिकल पार्टी के बचे, कितने इंडिपेंडेंट बचे हैं, उसके बाद एक आउटसोर्स आदमी, एक इंजीनियर आता है जो उस मशीन के अंदर दो फाइल डालता है। एक होती है कैंडिडेट फाइल जिसमें उनका चिन्ह वगैरह होता है, और दूसरी होती है टाइम फाइल। और उसी में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो प्रोग्रामिंग करता, प्रोग्रामिंग में ये तय कर दिया जाता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में वोट की कोड मतलब स्विफ्ट कराना है। इस तरीके से अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा जी कोई आके करके दिखाओ, मशीन को आप हाथ लगाने नहीं दे रहे, या तो मशीन दो, मशीन खोल के इंजीनियर चेक करे तब तो वो बता सकता है। वो कह रहे जी सारी पार्टियों को हमने कहा जी आके आप वोट करके दिखा दो हैक। अरे हैक करने की जरूरत कहां है इसमें? उसमें तो प्रोग्रामिंग में ही कर दिया, जिसको खेल करना है, किसको जिताना किसको हराना कर देते थे। अब वो कहते हैं जी दिल्ली क्यों जीत ली, फिर आपने वो तेलंगाना क्यों जीत लिया, झारखंड क्यों जीत लिया? तो भैया इसका भी एक कारण है, दो मुख्य कारण है। एक तो ये कि जहां पूरे प्रदेश की जनता एक तरफा वोट करती है, एक तरफा किसी एक पार्टी को, उसमें अगर 1/3 वोट चोरी भी कर ली जाए तो भी वो चोरी करने वाला हार जाता है। और दूसरी बात, अगर पूरे इंडिया में ही वोट की चोरी करके सरकार एक पार्टी बना लेगी तो क्या पूरे देश में विद्रोह नहीं हो जाएगा? इसलिए ये सब सिस्टम बड़ा ऊपर लेवल का तय किया जाता है। आप और हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए ये सर्वे जो जाति जनगणना की हमारी डिमांड है बेहद जायज है। जाति जनगणना की डिमांड से ये पता चलेगा किस किस जाति के कितने कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने व्यापारी हैं, कितने किसान हैं, किस किस जाति में कितने कितनी % खेती की भूमि उनके पास है, किस किस जाति में सरकारी नौकरी ए ग्रुप में कितनी मिली, बी में कितनी मिली, सी में कितनी मिली, डी में कितनी मिली। जैसे हरियाणा में सर्वे हुआ तो हरियाणा के अंदर पता लगा अनुसूचित जाति की 78 जाति हैं। 78 जातियों में से 12 जाति ऐसी हैं जिनका ए ग्रुप की नौकरी में एक भी आदमी नहीं है, 12 जाति। और 78 जातियों में हरियाणा में 17 जाति ऐसी हैं जिसका बी ग्रुप में भी एक भी आदमी नहीं है नौकरी में। और 4 जाति तो 78 जाति में से हरियाणा में ऐसी है अनुसूचित जाति की, जिन 4 में से एक भी आदमी सफाई कर्मचारी या चपड़ासी भी नहीं है। 4 जाति में से एक आदमी नहीं है। इसलिए ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे और जाति की गणना इसलिए जरूरी है, इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं ताकि इस जाति जनगणना इस सर्वे से ये पता लग जाए कि खेत की जमीन में किसको कितना हिस्सा मिला, सरकारी नौकरी में किसको कितना हिस्सा मिला, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी जाति किस जगह खड़ी है, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर हैं। चूंकि जनरल कैटेगरी को 10% ईडब्ल्यूएस के नाम पे रिजर्वेशन दे दिया, जबकि उनको उसका ये कोई सर्वे ही नहीं है, कोई डाटा ही नहीं है
कि जनरल कैटेगरी में गरीब कितने लोग परसेंट लोग हैं, टोटल जनसंख्या ही 10% है उनकी, तो उनको तो 100% दे दिया ईडब्ल्यूएस के नाम पे भी। तो ये जनगणना अगर होगी और साथ में अगर ईवीएम हट जाएगा और उस पर बैलेट पेपर वापस आएगा तो जनता जिसको जिताना चाहती है वही जीतेगा। वो बहाना लगाते बूथ कैप्चरिंग होती थी, अरे जब बूथ कैप्चरिंग भी होती थी तो एक आध बूथ पे होती थी, उसका दोबारा वोट पड़ जाया करता था। आप सीसीटीवी कैमरे आ चुके हैं, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दो और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फिर देखो कैसे पता लगे कैसे जीतते हैं। 10% लोग पूरे देश पे कब्जा करते जा रहे हैं, हर देश में सरकार बना रहे हैं। अरे भाई तुम्हें वोट दे कौन रहा है? मैं मानता हूं उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों में बंटवारा कर दिया, जैसे सब क्लासिफिकेशन का जजमेंट दिया, इस तरह का काम समाज में अंदर भी उन्होंने जहर फैला दिया कि तुम्हारा हक तो ये वाली जाति खा गई, तुम्हारा हक ये जाति खा गई। इसी तरीके से ओबीसी में बांट दिया, दलित में बांट दिया, आदिवासी में बांट दिया कि तुम आपस में लड़ते रहो और देश के संसाधनों पर और सत्ता पे काबिज हम रहेंगे। तभी तो देश में 90% संसाधनों पे 10% का कब्जा है। देश की सारी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे जुडिशरी पे उसी 90% का कब्जा है। देश के सारे सचिवालय पे उनका कब्जा है, देश के पूरे व्यापार पे उनका कब्जा है, देश के प्राकृतिक संसाधनों पे उनका कब्जा है। किसानों को उनकी मेहनत का पूरी मात्रा में पैसा भी नहीं मिल रहा, बर्बाद हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और इतने सारे उसके बाद इतने आंदोलन पूरे देश में चल रहे हैं, सरकार पे असर ही नहीं पड़ रहा। वो कह रहे तुम वोट दो मत दो, जब ईवीएम से ही चुनाव जीतना तो तुम्हारी वोट की क्या डर। तो भैया ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। जब तक इस लड़ाई को हम लड़ेंगे नहीं तो जितनी मर्जी मेहनत कर लेना कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये लड़ाई लड़े हम और आप, और जिनको हमारी रिजर्व सीट से जो जीत के जाए वो जाके गुलामी करे उनकी। अरे जिस रिजर्व सीट से जीत के जा रहे हो उस समाज की आवाज तो उठाओ, उस समाज की आवाज तो बनो। अगर गुलामी करनी थी तो हमारे महापुरुषों ने पूरा जीवन क्यों त्याग दिया? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चे कमा दिए, जवान पत्नी को खो दिया, अपना पूरा जीवन जला दिया, तब पूरा जीवन संघर्ष करके हमें सब कुछ देकर गए। इसी तरह पिछड़े वर्ग का आंदोलन आज का नहीं है। ज्योतिराव फूले जी से आंदोलन शुरू होता है और आज भी आंदोलन चल ही रहा है। ओबीसी का पर न्याय नहीं मिला, क्योंकि ओबीसी कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग उनको धर्म के नाम पे हिप्नोटाइज करके ऐसा अंधा बना दिया, उन्हीं की हकमारी उन्हें पता नहीं चल रहा। कावड़ लेने जितने लोग जाते जाति पूछ लेना, आपको पुजारियों के बच्चे नहीं मिलेंगे, नेताओं के बच्चे नहीं मिलेंगे, अफसरों के बच्चे नहीं मिलेंगे, स्वर्ण जाति के बच्चे नहीं मिलेंगे, सारे बच्चे दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग के मिलेंगे। जितने धार्मिक जुलूस निकलते हैं, जहां पे दंगे होते हैं, उसका सर्वे कर लो तो उसमें स्वर्ण जाति के बच्चे नहीं मिलेंगे, पुजारियों के बच्चे नहीं मिलेंगे, अफसरों के बच्चे नहीं मिलेंगे, नेताओं के बच्चे नहीं मिलेंगे, सारे दलित पिछड़े आदिवासी मिलेंगे। और जितने लोग दंगे में मारे जाते हैं या जितने लोग दंगों में जेल जाते हैं उनका भी सर्वे कर लेना। मरने वाला या तो दलित या आदिवासी या पिछड़ा या अल्पसंख्यक, और मारने वाला भी नहीं जाति से। और जेल का भी सर्वे कर लो, जेल में भी जाने वाला या अल्पसंख्यक या दलित या आदिवासी या पिछड़े वर्ग का। लेकिन उस दंगे के पीछे साजिश से रचने वाला आदमी कभी जेल नहीं जाता। वहां जो चढ़ावा चढ़ रहा वो सारा साजिश करने वाले की जेब में जा रहा है। तो भैया हमारे और आपको अकल कब आएगी? उनका आदमी आरएसएस के रूप में अपनी हमारी बस्तियों में जाके भी जन जागरण कर रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए हमारे लोग बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है, अपनी विचारधारा फैलाने के लिए हमारे बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है और हमारी विचारधारा को कुचल रहा है, हमारी हकमारी कर रहा है, हमारा ही शोषण कर रहा है, हमारे मुंह पे पेशाब कर रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है। हम विरोध कर रहे हैं तो हमारी हत्या हो रही है, मूंछ रखने पे हमारी हत्या हो रही है, घड़ा छूने पे हमारी हत्या हो रही है, फिर भी धर्म के नाम पे हम ही गुलामी कर रहे हैं। जब हमारी हत्या होती है, हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न होता है, आपने कहीं देखा आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का कोई प्रदर्शन अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ कोई प्रदर्शन हुआ हो? तो जब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस ये सारे संगठन हमारे ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन नहीं करते तो फिर हमारे लोग धर्म की रक्षा का ठेका लेकर सबसे आगे क्यों चलते हैं? भाई
धार्मिक जुलूसों में, दंगों में हमारे लोग क्यों जाते हैं? अपने बच्चों को पढ़ाई के रास्ते पे लाइए, अपने बच्चों को रोजगार के रास्ते पे लाइए, अपने बच्चों को धर्म के नाम पे मरने के लिए मत छोड़िए, अपने बच्चों को नफरत फैलाने वाले कार्य में कहीं भी कोई जलसा जुलूस हो उसमें मत जाने दो, अपने माताओं बहनों को, कथावाचकों को सुनने मत जाने दो, क्योंकि कथावाचकों को सुनने से तरक्की नहीं होगी, पढ़ने लिखने से तरक्की होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।